हेलो फ्रेंड्स, लर्न लॉ बियॉन्ड थ्योरी एक मिशन मेरा, मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स का और मेरे दोस्तों का। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हम AIB एग्जामिनेशन के लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे इसे सरल पूर्वक एग्जामिनेशन को पास करें, हम एक कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बेयर एक्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बेयर एक्ट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया दोस्तों कि आपको बेयर एक्ट ले जाने की परमिशन है तब जब आप AIB की एग्जामिनेशन देने जाए। दोस्तों, AIB की एग्जामिनेशन जब आप देने जाएंगे और आप बेयर एक्ट को लेके जाएंगे और अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ने आता होगा तो वो एग्जामिनेशन में आपके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, बेयर एक्ट, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बेयर एक्ट होता क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। बेयर एक्ट contains the exact wording of law passed by the central government or by the state government। अगर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है वो एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी रहेगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया तो उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी रहेगी। जिसे गजट नोटिफिकेशन में जो कानून आता है वही कानून को एग्जैक्ट किताब के रूप में लाना ही बेयर एक्ट है। तो बेयर एक्ट में क्या नहीं होगा दोस्तों? एग्जाम्पल नहीं होगी, कमेंट्री नहीं होगी, इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, एकदम बेयर होगा। तीसरी चीज, बेयर एक्ट दोस्तों, जब आप बेयर एक्ट को खोलोगे तो बेयर एक्ट सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं, बहुत कुछ हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक्स जो भी बेयर एक्ट्स की हैं उसको हम कैसे पढ़ें एक जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले बेयर एक्ट पढ़ने से पहले हमें दो शब्दों को जानने की जरूरत है, एक सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव लॉ होता क्या है, प्रोसीजरल लॉ होता क्या है? दोस्तों, मैंने एक कोशिश की है। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? विच डिफाइंस योर सब्सटैंटिव राइट। मैंने लिखा है डिफाइंस राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, क्राइम, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। उसको हम क्या कहेंगे? सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को चक्कू मारा, वेदर इट इज लीगल और इलीगल। अगर आपने मारा और वो मर गया तो वेदर इट इज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और अगर आपका ये केस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है तो आपको कितनी सजा मिलेगी और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर तो कितनी सजा मिलेगी। ये सारी रूपरेखा, फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके घर में जबरन कब्जा करता है तो आप सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन डालते हो। परमानेंट इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है, डिफाइंड है। तो ये कहां, ये सारे लॉज क्या है? सब्सटैंटिव लॉ है, क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं बता रही है, ये आपकी राइट्स बता रही है, क्या लीगल है क्या इलीगल है। जनरली दोस्तों, सब्सटैंटिव लॉ प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जैसे आज मैंने जो कानून बनाया तो आज से इसके ऑफेंस से रिलेटेड जो भी होगा उस पर ये एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कल थेफ्ट में सजा 3 साल हो जाती है और आज तक 2 साल थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि सब्सटैंटिव लॉ इज जनरली, या फिर कोई पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर उसमें लिख दे कि नो इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इंटेंशन उस लेजिस्लेचर का ऐसा हो, नहीं तो जनरली वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होती है। आज जो कानून बना आज से वो लागू होगा, कल जो ऑफेंस हो तो पुराने कानून से चलेगा। इसी को कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, IPC, जिसको हम BNS कहते हैं, वो क्या है? सब्सटैंटिव लॉ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सब्सटैंटिव लॉ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सब्सटैंटिव लॉ है। PMLA सब्सटैंटिव लॉ है, यहां पर वो ऑफेंस को डिफाइन करता है। लेकिन दोस्तों, दूसरा एस्पेक्ट है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ जनरली क्या बताता है? आप किस कोर्ट में केस फाइल करेंगे, आपको सम्मन कैसा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी अक्यूज का नाम आपने लिखने अपने कंप्लेंट में भूल गए तो आप कौन सी एप्लीकेशन लगाएंगे। तो
ये सारे प्रोसीजर कौन बताता है? प्रोसीजरल लॉ। इसीलिए मैंने एक लिखा है दोस्तों, एक्सप्लेन द स्टेप्स और प्रोसेस टू फॉलो इन कोर्ट और बाय द पुलिस और अदर अथॉरिटीज। कैसे कोर्ट स्टाफ, बेलिफ आपके यहां जाएगा, आपने एग्जीक्यूशन फाइल करना है, कैसा फॉर्मेट होगा, किस कोर्ट में फाइल होगा, ये कौन बताता है? प्रोसीजरल लॉ। चलिए दोस्तों, प्रोसीजरल लॉ सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस है, या सीपीसी, सिविल के लिए सीपीसी। सीपीसी में रूल्स लिखे हुए हैं, सेक्शंस लिखे हुए हैं, ऑर्डर लिखे हुए हैं, ये सारे क्या प्रोसीजर है, बड़ा मराइटली बताते हैं कि फॉर एग्जांपल एक केस आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करना, ये कौन बताता है? कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करो? ये प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में कल कोई कानून पास हो जाए तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको यहां बताया था कि जनरली सब्सटैंटिव लॉ आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर बट नॉट जनरली प्रोसीजरल लॉ आर सब्सटैंटिव आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। सॉरी, प्रोसीजरल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। मतलब अगर आज कानून पास हुआ है कि भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज से जो भी कोर्ट में केसेस होंगे वो 2 करोड़ तक के होंगे, पहले 20 लाख थे, तो आज ये पास हुआ तो जितने अगर कहीं और चल रहे हैं, मान लीजिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहे, तो वो वापस कहां आ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। व्हाई? बिकॉज प्रोसीजरल लॉ आर जनरली रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। दोस्तों एग्जांपल क्या है प्रोसीजरल लॉ का? सीपीसी, सीआरपीसी, जिसको अब हम कहते हैं बीएनएसएस। दोस्तों अब एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया जब मैं देख रहा था, तो एविडेंस एक्ट क्या है? प्रोसीजरल लॉ है कि सब्सटैंटिव लॉ है? जनरली आप बोलोगे कि एविडेंस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ। मैं कहता हूं एविडेंस एक्ट कभी राइट भी बताता है, कभी प्रोसीजर भी बताता है, कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल में, कानून के नजर में कौन सी बातें प्रूफ कैसे होगी और कैसे नहीं होगी। इसीलिए जनरली एविडेंस एक्ट जो बीएसए है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव लॉ। याद रखना दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि एआईबी का एग्जामिनेशन बार काउंसिल अपने किस प्रोविजंस में करती है, कौन सा एडवोकेट एक्ट का प्रोविजन इज आल्सो रेलेवेंट क्वेश्चन। उसी तरह से इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि वेदर एविडेंस एक्ट इज अ सब्सटैंटिव लॉ और ए प्रोसीजरल लॉ और इज अ एडजेक्टिव लॉ और नन ऑफ द अबव, बहुत सारे बच्चे जल्दी से प्रोसीजरल लॉ मारते हैं, तो यार एविडेंस एक्ट तो प्रोसीजर ही बता रहा है। नहीं दोस्तों, वो एडजेक्टिव लॉ है। आप जब भी बेरख देखोगे दोस्त, तो 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, शैल और मे। शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर, मे बी पनिश एन इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर। 2 चीजें। शैल लिखा है तो उतना तो देना ही है, में डिस्क्रिप्शन आ जाता है, अप टू 10 ईयर, 1 साल भी दे दो, 2 साल भी दे दो, इट इज अ डिस्क्रिप्शन अपॉन द कोर्ट। तो शैल का मतलब होता है दोस्तों मैंडेटरी और मे का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी। आप ये बात याद रखना। एक वर्ड थी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड और नॉटविथस्टैंडिंग, मुझे भी समझने में दोस्तों काफी समय लग गया था जब मैं इस प्रोफेशन को नया नया ज्वाइन किया। मैं चाहता हूं कि मेरे जो यंग लॉयर्स हैं और मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत जल्दी से सीख जाए इसको, ये कोशिश है। सेव एज अदरवाइज को कहते हैं फॉलो दिस रूल अनलेस अनदर रूल इन द सेम लॉ और अ डिफरेंट लॉ से समथिंग डिफरेंट। कहता है कि आपको ये रूल फॉलो करना है, लेकिन अगर किसी और एक्ट में कुछ कहा गया है या किसी और सेक्शन में कुछ और कहा गया है तो वो भी एप्लीकेबल होगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एक्सेप्ट इफ देयर्स अनदर रूल दैट सेज समथिंग एल्स। यू हैव टू, फॉर एग्जांपल दोस्तों, you have to send the application within 30 days unless another part of the law says different time। मान लो किसी और लॉ में उस एप्लीकेशन को फाइल करने का 60 डेज का टाइम था
और अभी जो नया लॉ पास हुआ उसमें 30 दिन का, और वहां पर लिखा हुआ सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, और इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर था उस सेविंग क्लॉज को देना चाहते थे, तो 60 डेज भी चलेगा, इसीलिए लिखा गया है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो क्वेश्चन आता है सर कि अगर कानून के किसी बात को कहीं और लिखा उसको एकदम पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो तो उस शब्द को क्या कहेंगे? नेक्स्ट है नॉट विथस्टैंडिंग। नॉट विथस्टैंडिंग ये क्या कहता है दोस्तों? दिस रूल अप्लाइज नो मैटर्स व्हाट अदर रूल सेज। ये कानून अप्लाई होगा, मैं नहीं जानता कि पिछला कानून क्या कहता था, इसी को कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग। दोस्तों दिस रूल विंस ओवर अदर रूल्स, मैंने क्या लिखा? ये रूल अब सब रूल से ऊपर हो गया, इसीलिए इस वर्ड को क्या समझेंगे? नॉट विथस्टैंडिंग। अगर कल जब आप बेर एक्ट पढ़े तो आपने देखेंगे आधे बेर एक्ट में नॉट विथस्टैंडिंग लिखा हुआ है, कहीं पे सेव एज अदरवाइज लिखा है। तो जब आप पढ़े तो पहले वर्ड को आराम से देखें। अगर नॉट विथस्टैंडिंग लिखा है तो मतलब यही चलेगा, यही चौलवे। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम दिया है, नॉट विथस्टैंडिंग द डेडलाइन लेट सबमिशन विल बी एक्सेप्टेड इन स्पेशल केसेस even though the deadline exists. This rule says that late work is allowed sometimes. मतलब कि अगर notwithstanding लिखा है वर्ड तो ये चलेगा, अगर पहला रूल कुछ और कहता है उससे कोई मतलब नहीं। आज जो रूल पास हुआ है दिस विल प्रिवेल ओवर अदर रूल, यही है notwithstanding दोस्तों। तीसरा है प्रोविजो। आप जब भी देखोगे प्रोवाइडेड दैट और प्रोविजो, ये प्रोविजो होता क्या है? बेरक तो आपको एग्जाम के समय ले जा रहे हो, आप सेव एज अदरवाइज नहीं समझोगे, प्रोविजो नहीं समझोगे। देखो दोस्तों प्रोविजो क्या होता है? प्रोविजो कहते हैं प्रोविजो इज अ स्पेशल कंडीशन और एक्सेप्शन एडेड टू द जनरल लॉ। एक कानून पास हुआ, उसमें लिख दिया प्रोवाइडेड दैट, तो रूल तो ये है लेकिन प्रोवाइडेड दैट ये एक एडिशनल सर्कमस्टांस है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने क्या है इसको और सिंपल करने की कोशिश की, द मेन रूल होल्ड्स बट देयर इज अ स्पेशल एक्सेप्शंस और कंडीशन टू दैट रूल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एनीवन कैन अप्लाई फॉर अ लाइसेंस, कोई भी आदमी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट people with not will provided that the people with a criminal record cannot apply, provided that जिसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो नहीं अप्लाई कर सकता। तो जनरल रूल क्या था कि कोई भी लाइसेंस अप्लाई कर सकता था, लेकिन प्रोविजो क्या कहा कि जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो लॉ क्या बना कि वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। ये प्रोविजो का खेल है दोस्तों। फोर्थ है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है दोस्तों? इट क्लेरिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड और रूल। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने एक लॉ पास हुआ, सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता क्या है? इफ अ चेक इज इशूड in a discharge or a part discharge of a legally enforceable debt, then any person who has issued the check shall be imprisoned for a period of 2 years or may be imprisoned for a period of 2 years। मैं एक कानून बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं तोड़ने के लिए दोस्तों आपके लिए। शैल वर्ड है तो मतलब कंपलसरी के 2 साल, मे है तो मे अप टू 2 ईयर है तो इसका मतलब कि उसको 1 महीना भी सजा हो सकती है, 2 महीना भी हो सकती है। और एंड है और विथ फाइन, तो फाइन लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। एंड विथ फाइन है, मैंने दोस्तों लिखना भूल गया था, शैल जैसे मैंडेटरी बताया था और मे डिस्क्रिशनरी बताया, एंड भी कंपलसरी है और डिस्क्रिशनरी है। अब तीसरी चीज जो दिमाग में आती है कि नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा था पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि
पर्सन अब खाली आदमी नहीं है, पर्सन का मतलब कंपनी भी है। फिर एक और एक्सप्लेनेशन मान लो मैंने कानून में बना दिया कि फॉर कंपनी एंड फर्म द पर्सन इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल टू द डे टू डे अफेयर विल बी लायबल। इसका मतलब क्या है कि और एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि हर कंपनी फर्म में, कंपनी और फर्म तो एक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, तो उसका कौन लायबल है? तो बताया कि पर्सन इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल। ये खेल है एक्सप्लेनेशन का। दोस्तों इसके बाद एक सबसे खतरनाक चीज आती है एक्सेप्शन। वो कहता है रिमूव स्पेसिफिक केसेस फ्रॉम द जनरल रूल। फॉर एग्जांपल, जनरली हम सोचते हैं कि हमने किसी को चक्कू मार दिया और वो मर गया तो वो मर्डर हो गया। अब कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अ मर्डर इफ इट इज डन विद अ सडन ग्रेव प्रोवोकेशन। एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन ने क्या बताया कि ये जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं होगा अगर कोई, आपने जो एक्ट किया है वो सडन और ग्रेव था। तो ये बात कौन बताता है? एक्सेप्शंस बताती है लॉ की। तो बेयर एक्ट जब आप देखेंगे तो एक्सेप्शंस आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट दोस्तों जो मैंने उसका बनाया नहीं, लेकिन आप इलिस्ट्रेशन, sometimes illustrations also plays a very important role to understand the law। अगर आपने इलिस्ट्रेशन को देखना है, कुछ मत करो, जो इलिस्ट्रेशन दिया ए बी सी 3 के बारे में दिया तो टुकड़ा टुकड़ा में एक फ्लो चार्ट बना लो। आप इलिस्ट्रेशन को जितनी जल्दी ब्रेक करोगे, आप बेयर एक्ट के किसी सेक्शंस को पढ़ोगे, इन वर्ड्स के बेसिक डेफिनेशन के साथ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी, तो शायद आप जो अपने AIB एग्जाम देने जाओगे दोस्तों, उसमें एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग लोगे। दोस्तों एक लास्ट बात मैं बताना आपको चाहूंगा, वो है कि जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ोगे, देखना कहीं पे 1 लिखा हुआ है, नीचे में एकदम लिखा रहेगा इंसर्टेड, अमेंडेड। तो आपको यह भी पता चल सकता है उससे कि कब ये इंसर्ट हुआ, कब ये अमेंड हुआ। इसीलिए मैंने कॉलम बनाया है दोस्तों, amended, substituted, inserted, omitted with effect from। Amended का मतलब this section was changed and can include insertion, substitution और omission। amend का मतलब क्या? मैंने amend किया उसको। Now substituted, old text was replaced with a new version। कोई नया कानून था, सॉरी फ्रेंड्स, inserted, new clause has been added, omitted, delete कर दिया गया किसी क्लॉज को, और WEF अगर कहीं पे वर्ड लिखा तो उसका मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। दोस्तों ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेयर एक्ट। आप जैसे इस प्रोफेशन को ज्वाइन करोगे आपको बेसिक्स आएगा, तो आप एक्सपीरियंस के साथ इंटरप्रिटेशन लाओगे। तो जो खाली बेयर एक्ट आप एग्जाम में ले जा रहे हो, एक समय आना चाहिए जब वहां कानून किसी बेयर एक्ट वाले ने, किसी पब्लिशर लिखे तो वो कानून आपका हो। तो अगर आप अच्छे से बेयर एक्ट पढ़ोगे तो अच्छे कानून के बारे में डिस्कस करोगे। मेरी एक ये कोशिश थी दोस्त, अपने यंग लॉयर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।